नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सचिवों संग अहम समीक्षा बैठक। ईज ऑफ लिविंग सुधारों पर होगा मंथन और विकसित भारत 2047 पर बनेगी नई रणनीति। सुशासन और सेवा वितरण पर रहेगा जोर। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और इस बैठक में सरकार की प्रमुख सुधार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। खासतौर पर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा होगी। विभिन्न मंत्रालय के सचिव अपने अपने विभागों की उपलब्धि, सुधारों और जन कल्याण से जुड़े कार्यों की प्रस्तुति भी देंगे। बैठक में साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप अगली पीढ़ी के सुधारों पर भी मंथन होगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अधिकारियों की सुशासन, बेहतर सेवा वितरण और जन सेवा से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा देश की आर्थिक स्थिति और विकसित दर को भी समीक्षा की जाएगी। हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय साल 2025 और 26 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.8% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि पूरे वित्तीय साल में विकसित दर जो है 7.7% रही है। सरकार की ओर से जो सुधारों की गति जो है वो बनाए रखते हुए नागरिकों को जीवन आसान बनाना, कारोबार को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए नए अवसर सृजन करने पर रहेगा। वह खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना में कथित अनियमितताओं की जांच अब तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राम मंदिर दान घोटाले में जांच जो है अब तेज हो गई है। बड़ी जानकारी, एमयू के पालन पर उठे कई गंभीर सवाल। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि आरोपियों की संपत्ति की भी होगी गहन जांच। बड़ी जानकारी दे दे कि दान गणना व्यवस्था में किया गया है बड़ा बदलाव। ऐसे में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच फरवरी 2025 में हुए एमयू के कई प्रावधानों के पालन पर सवाल उठे हैं। सूत्रों के अनुसार दान पत्र खोलने और राशि की गिनती के दौरान ट्रस्ट और बैंक अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति, कर्मचारियों के ड्रेस कोड, बैंक अधिकारियों के नियमित रोटेशन और कर्मचारियों की तलाशी और प्रत्येक दान पत्र का अलग अलग रिकॉर्ड रखने जैसे व्यवस्थाओं का हर स्तर पर पालन नहीं हुआ है। जांच एजेंसियां जो है वो लगातार जमा पर्चियों और रजिस्टरियों का भी सत्यापन करा रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों की भी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने पिछले 3 सालों में अर्जित चल अचल संपत्ति, जमीन, मकान, आभूषण और अन्य निवेशकों का पूरा ब्यौरा मांगा है। आरोपियों के आय और संपत्ति का मिलान किया जा रहा है और इसके अलावा करीब 400 निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। उनकी ड्यूटी, सीसीटीवी फुटेज, प्रवेश, निकास और रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों के बयान खंगाले जा रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद से दान गणना व्यवस्था में बदलाव करते हुए 29 कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि अयोध्या में दान चोरी के मामले में लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में राम मंदिर दान घोटाले की जांच जो है अब तेज हो गई है। एमयू के पालन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों की संपत्ति की भी अब जांच गहनता से होगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के अयोध्या से है, जहां पर दान चोरी को लेकर लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही है और हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब राम के नाम में और राम के दान को लेकर भी चोरी हो गई है। तो राम पर ये हमेशा एक तो राजनीति होती है और अब राम के नाम पर चोरी भी होने लगी है। नवीन जी, संपर्क टूट चुका है हमारा उनसे और ऐसे में दान गणना व्यवस्था में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। राम मंदिर दान घोटाले की जांच जो है अब तेज हो गई है और ऐसे में हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। उनसे जानते हैं कि राम के नाम पर राजनीति भी होती थी और अब राम मंदिर दान घोटाले में अब दान की भी चोरी होने लगी है। नवीन जी। जी बिल्कुल। देखिए माही जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में जिस तरीके की चोरी हुई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोष का जिम्मेदार कौन होता है? कोषाध्यक्ष। बिल्कुल। कोषाध्यक्ष कौन है?
गोविंद गिरी महाराज हैं। गोविंद गिरी महाराज से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है, कोई उनको बिल्कुल बिना जांच पड़ताल के क्लीन चिट दे दी गई। चंपत राय महासचिव हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोविंद राव हैं, ये सारे लोग हैं। इन चारों आदमियों को कम से कम इनसे पूछता हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि गोविंद गिरी जो है कोषाध्यक्ष, वो एक कथावाचक रहे महाराष्ट्र के, वो कोई सन्यासी या संत या उस तरीके की व्यक्ति नहीं है। चांदी की चम्मच से चरणामृत पिलाने वाले हैं मोदी जी को, जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के समय पिलाया था। अब प्रश्न इस बात का है कि इतना बड़ा घोटाला है, ये चोरी तो है ही, चोरी के साथ में बड़ा घोटाला भी है। जिस तरीके से जमीनों के मामले निकल कर आ रहे हैं, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की उसी दिन हो जाती है और ट्रस्ट उसको अपने नाम रजिस्ट्री कराता है। इनकम टैक्स कोई कार्रवाई कर नहीं पाता है, ईडी कोई कार्रवाई कर नहीं पाती है। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन तीनों लोगों के जो संगठनों के लोग हैं, इनने मिलकर वहां लूट मचाई है। और इसका मुझे नहीं लगता कि देखिए लीपापोती अभी चल रही है, कोई तरीके से जांच हो ही नहीं रही। आप एक चीज देखिए, जब वो ट्रस्ट ने अपने स्तर पर जांच करी और 80 लाख बरामद करने का दावा किया, 79,85,000 समथिंग कुछ SIT बता रही है, जो 25 तारीख को अपनी रिपोर्ट दे रही है। तो इतने दिनों की गैप में ये क्या अलग से रिकवरी हुई है या वही रिकवरी को अब SIT दिखा रही है जो ट्रस्ट पहले? चंपत राय का बयान भी इस तरीके का। तो कंट्राडिक्शन बहुत ज्यादा है इसमें, कानूनी दांवपेच बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि इस मामले में अब बड़े स्तर की जांच होनी चाहिए और बड़े स्तर की जांच में आप निष्पक्षता चाहते हैं तो देखिए सरकार के अधीन जो भी एजेंसीज हैं वो जांच करेंगी तो लीपापोती होना तय है। ठीक है नवीन जी, समय थोड़ा सा कम है, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि जो अयोध्या कांग्रेस नेता जा रहे हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं। अयोध्या अगर वो दर्शन करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के, तो जाएं, उनको दर्शन कराए जाएं। जो सांसद है, सांसद का जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत उनको दर्शन कराए जाए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये सच्चाई है। भगवान श्री राम के प्रति जिनकी भी आस्था है, जिन लोगों ने अपने दान किया है, वहां जाते हैं। ये लोग भी जो जा गए हैं कांग्रेस के, वो भी मुझे लगता है कि श्रद्धा भाव से गए हैं। अभी अरविंद केजरीवाल गए थे लास्ट फ्राइडे को, तो जाना चाहिए, उनको दर्शन कराएं। दर्शन कराने के बाद उनको जहाँ रुकना रुके जाके। लेकिन इस तरीके से अगर उसको प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, ये चीज गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। थैंक यू। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। अजय राय आज राम मंदिर के दर्शन करने जाने वाले थे और इससे पहले ही सोमवार को अयोध्या पहुंच गए थे। और अजय राय जो है कनीगंज स्थित पद्मश्री पैलेस में ठहरे हुए थे और सोमवार को देर रात को उन्हें नजरबंद कर लिया गया है और करीब 11:40 पर अयोध्या पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। अजय राय को रात भर आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या में रखा गया और अब कांग्रेस के नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अधिकारित एक्स अकाउंट के जरिए देर रात ये जानकारी साझा की गई है। 30 जून को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि इस यात्रा के डर से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कायरपूर्ण हरकत शुरू कर दी है। सोमवार की देर रात प्रतापगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज कुमार को पुलिस ने बिना कोई स्पष्टीकरण बताए हुए ही उन्हें नजरबंद कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि श्री राम किसी एक राजनीतिक दल या फिर विचारधारा की नहीं है, बल्कि पूरे देश की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने से रोकना असंवैधानिक है। यूपी सरकार दमनकारी नीति कर रही है और नजरबंद किए गए कांग्रेस नेताओं को तत्काल मुक्त करे और बिना किसी बाधा के अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने की अनुमति दे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के हाउस अरेस्ट होने के बाद से अजय राय की पत्नी रीना राय का बड़ा बयान अब निकलकर सामने आया है। रीना राय ने कहा है कि मेरे पति को आवाज दबाने के लिए बीजेपी सरकार किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। पुलिस जीप में ले जाने के बाद से अब हमारे सहयोगियों को गलत जानकारी देकर भटकाया जा रहा है। चढ़ावा चोरी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इस अधर्मी बीजेपी सरकार की होगी। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की याद में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत 4 जुलाई 2026 से होगी। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो इसमें शामिल होने के लिए भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र
मार्केटिंग जो है वो समारोह में शामिल होंगे। ईरान के कई शहरों में 4 से 9 जुलाई तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होने वाला है और इसमें लाखों लोगों और कई वीवीआईपी विदेशी मेहमानों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयतुल्ला अली खामेनेई की राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी प्रार्थना हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके बाद से 6 और 7 जुलाई को राजधानी तेहरान और मध्य ईरान के शहर कोम में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद से 9 जुलाई को उत्तर पूर्वी शहर मशहद में अंतिम संस्कार का आखिरी कार्यक्रम होगा और उसी दिन दिव्यांग नेता के शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसद में दफनाया जाएगा। लंबे समय तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनेई को 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी। मार्च की शुरुआत में उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया और मार्च में खामेनेई की मौत और अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए ऐतिहासिक हमले का परिणाम बताया गया था और इस घटना को ईरान ने 46 साल पुराने शिया धर्मतांत्रिक शासन के लिए एक बड़ा मोड़ माना है, जबकि तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद से मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय खामेनेई की मौत की घोषणा की थी और खामेनेई जो है 86 साल के थे और पिछले 36 साल से ईरान पर मजबूत पकड़ के साथ ही शासन कर रहे थे। ईरान की न्यूज एजेंसी ने सूत्रों की माने तो अमेरिका इजराइल के हमले में खामेनेई के 4 रिश्तेदार भी मारे गए थे। इनमें उनकी बेटी, एक नाती पोता और उनका दामाद भी शामिल था। वहीं मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में बिना मांझित स्वीकृति निर्माण और 38 भवनों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है और इसके चलते अब आरडीए विश्वविद्यालय को दिए गए नोटिस को लेकर उच्च न्यायालय में अग्रिम चेतावनी दाखिल करेगा और इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इससे विश्वविद्यालय प्रबंधन की मुश्किलें आसान होती नजर नहीं आ रही है। मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय में अवैध निर्माणों के लिए रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रबंधन को नोटिस जारी करके 15 दिनों तक जवाब तलब किया गया है और ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि वो विकास प्राधिकरण से जुर्माना समेत फीस जमा करके अवैध निर्माण को वैध कराए और मगर साल 2024 में प्रस्तावित मास्टर प्लान में विश्वविद्यालय क्षेत्र के गांव सिंगनखेड़ा में भी शामिल किया जाए। जब तक मास्टर प्लान स्वीकृत होकर संबंधित भूमि सरकारी आयोजित में मुक्त नहीं होने देती तब तक और ऐसे में वही विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास दूसरा रास्ता जो है आरडीए के नोटिस के खिलाफ फेरी राहत है, जो कि न्याय से स्टे हासिल करना है। मगर आरडीए और उच्च न्यायालय में नोटिस के संबंध में दाखिल करने की तैयारी में जुटे हैं और ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से न्यायालय में स्टे का प्रयास करने पर न्यायालय उसे एक पक्षीय स्टे नहीं देगा और उसका पक्ष सुनने के बाद से न्यायालय आरडीए को भी दलील सुनेगा और इसके बाद से स्टे देना या ना देने का फैसला सुनाएगा। इसके चलते विश्वविद्यालय प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके अलावा किसी अन्य भवन के मानचित्र के लिए भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिना मानचित्र स्वीकृति कराए गए भवन बना लिया गया है और साथ ही फायर विभाग की एनओसी भी नहीं ली गई है। डीएम अजय कुमार त्रिवेदी ने शनिवार को एसडीएम कुमार गौरव की अगुवाई में अग्निशमन विभाग, जिला पंचायत और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करके विश्वविद्यालय में निर्मित सभी भवनों की गिनती और नाप जोखा करवाया है और इससे साफ हो गया है कि लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 38 ब्लॉकों को अवैध निर्माण कराया गया है और इसके बाद से आरडीए ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का जवाब देने के लिए वो 1 महीने का समय दिया गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने की दिशा में भवनों की सीलिंग या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर बिहार से है, जहां पर भरत तिवारी की 13वीं में जनसैलाब उमड़ा है और एनकाउंटर मामले में पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। सोशल मीडिया पोस्ट पर बढ़ी पुलिस की मुश्किलें और दीपक दीक्षित पर पुलिस को धमकी देने का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार के भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की मंगलवार को 13वीं आयोजित की जा रही है और उनके पैतृक गाँव बिलौट में श्रद्धांजलि सभा और विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें बिहार और यूपी, झारखंड समेत कई राज्यों से हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। गांव के लोग और सामाजिक संगठन तैयारियों में जुटे हुए हैं। 17 जून को हुए एनकाउंटर के बाद से ये मामला लगातार चर्चाओं में है। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी ने हथियार डाल दिए हैं और इसके बावजूद उनका एनकाउंटर किया गया है। इस घटना के बाद से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं और परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच भोजपुर पुलिस ने मामले में एक और एफआईआर दर्ज की है और ये मामला यूपी के रायबरेली निवासी दीपक दीक्षित उर्फ पंडित के खिलाफ दर्ज किया गया है।
पुलिस का आरोप है कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पुलिस अधिकारियों को धमकी दी है और लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। साइबर थाना उपलब्ध वीडियो पोस्ट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम से खेलने वाले क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर आईपीएस पिता शैलेश सिंह पर भोपाल में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि उन्होंने घर में काम करने वाले कुक के साथ मारपीट, गाली गलौज और जबरन काम करवाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये मामला भोपाल के रतिबड़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ित कुक विपेंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि शशांक सिंह, उनके पिता शैलेश सिंह और उनके ड्राइवर मिश्रा ने उनके साथ मारपीट की है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। विपेंद्र सिंह का कहना है कि उसे रीवा से भोपाल बुलाया गया था और एक परिचित के जरिए उसे बताया गया था कि शैलेश सिंह के घर पर खाना बनाने का काम मिलेगा और आगे चलकर सरकारी नौकरी लगवाने की में भी मदद की जाएगी और उसे 15,000 रुपये महीने की सैलरी के साथ रहना और खाने की सुविधा देने का वादा किया गया था। पीड़ित के अनुसार काम शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद उस पर लगातार काम का दबाव बनाया जाने लगा और उससे बताया गया कि घर पहले से काम कर चुके कुक को भी गालियां दी जा रही थी और उसे काम छोड़ने की बात भी कही तो उसे धमकाते हुए पूछा गया कि काम नहीं करेंगे तो यहाँ क्यों आए हैं। विपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उनके मोबाइल भी छीन लिया गया है और उसे जबरन काम करने के लिए कहा गया है। डर के कारण वो खुद को कमरे में बंद कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आरोप है कि शैलेंद्र सिंह, शशांक सिंह और ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट की है। तब मेरे को वहाँ रीवा से एक मेरे दादाजी हैं, उनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है नौकरी करने के लिए, तो किसी अधिकारी से बात कराए, आरती मिश्रा करके हैं। वो बताए बेटा अपनी अंक-सूची ले लो, कितने साल के हो? 31 साल। खाना बना लेते हो? मैं बोला हाँ सर। बोले अभी चले जाओ, साहब के यहाँ भेज रहा हूँ, वहाँ काम करना, अच्छे से काम करना, उसके बाद मैं कहीं सरकारी जॉब लगवा दूँगा। उनसे बात करके, वो डीजीपी हैं और ये भी नहीं बताया कि अभी वो रिटायर हैं। वो तो यहाँ आने के बाद पता चला, वो बोले डीजीपी हैं, आपको कहीं ना कहीं जॉब दे देंगे। इस लालच में मैं वहाँ से आ गया, खाना बनाने के लिए आया। वो लेके आए वहाँ से, किराया भाड़ा से लेके आए, यहाँ तक मेरे को छोड़ दिए। उनके गाड़ी से मैं यहाँ तक आया, बंगले के अंदर हुआ। बंगला कहाँ पे? बंगला ये नीलबढ़ में। जब उनके घर गया तो दूसरी टाइम गया, जो पुराना कुक है तो उसको बोले इसको 2-3 दिन में सब काम बता दो, कौन सा कहाँ क्या रखा है सब जान ले, समझा दो किसको क्या चाहिए, कितना कैसे बनता है, सब बता दो इसको, उसके बाद तुमको छोड़ दूँगा। और मेरे को बोले तोमर सब सीख लो। मैं बोला ठीक है सर, सीख लूँगा। मैं देखा थोड़ी देर में कुछ कहीं ये मंगाए कहीं वो मंगाए। जब से गया 4-5 घंटे कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। वो इतना फास्ट काम कर रहा था, फिर भी उसको गाली दे रहे थे। हम कहे जब इसको गाली दे रहे हैं, ये चला जाएगा तो ये सारा काम। वहीं जम्मू कश्मीर में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून को प्रदेश में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो सकती है। दिन के समय मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं और बौछारें पड़ सकती हैं। खास करके जम्मू के मैदानी इलाकों में देर रात या फिर सुबह के समय बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 1 से 5 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 2 और 3 जुलाई को कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज हवाएं और अल्प अवधि की तीव्र वर्षा हो सकती है। इसके बाद से 6 से 8 जुलाई के बीच मौसम गर्म और उमस भरा रहने के साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जम्मू मंडल के कुछ इलाकों में भारी बारिश के चलते अचानक से ही बाढ़, भूस्खलन और कीचड़ बहने के खतरे जताए जा रहे हैं। नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्र से दूर रहने और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है। वहीं अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 26 जून को रिलीज हुई इस फैमिली एंटरटेन को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। मजबूत वर्ड ऑफ माउथ का फायदा फिल्म को कमाई पर देखने को मिल रहा है। पेड प्रीव्यू में 3.75 करोड़ रुपए कमाने के बाद से फिल्म ने पहले दिन 15.25 करोड़, दूसरे दिन 20 करोड़ और तीसरे दिन 24.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। पहले 3 फिल्मों में कुल 63.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया था और वहीं रिलीज के चौथे दिन यानी कि पहले सोमवार को फिल्म ने 8.50 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही वेलकम टू द जंगल का कुल 4 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
72.25 करोड़ रुपए पहुंच गया है। हालांकि सोमवार को कमाई में सामान्य गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म ने भूत बंगला, कॉकटेल 2 और ओ रोमियो जैसी फिल्म के फर्स्ट मंडे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ अक्षय कुमार की ये फिल्म साल 2026 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। इसके बॉक्स ऑफिस पर इसकी मजबूत पकड़ साफ नजर आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।